हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और ईडियम्स ईडियम्स क्यों? पहला रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है ना। ईडियम्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ईडियम्स की आपकी राइटिंग जो होती है उसमें भी बहुत वैल्यू रखती है। ईडियम्स आपकी लैंग्वेज को फ्लावरी बना देती हैं, डेकोरेटिव बना देती हैं, अट्रैक्टिव बना देती हैं। तो जब आप लेटर राइटिंग लिख रहे हैं या फिर आप पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन आया है, ऐसे राइटिंग आई है ना, तो उसमें क्या होता है, अगर आप ईडियम्स को यूज़ करते हैं ना, तो इट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन, ठीक है। आपकी जो लिखावट है वो अच्छी हो जाती है, प्रोवाइडेड आप सही यूज़ करें, ठीक है। ईडियम्स आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं एक्सक्लूसिवली ईडियम्स का एक पोर्शन लेकर आई हूँ। मैं 300 ईडियम्स आपको सिखाऊंगी। हर क्लास में 50 to 60 ईडियम्स अपन देखेंगे। ईडियम्स की सिमिलैरिटीज देखेंगे, कौन सी सिचुएशन पे कौन सी ईडियम लगनी चाहिए, अपन एग्जाम्पल से वो भी सीखेंगे। और मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी, उस वर्कशीट में बहुत सारे ईडियम्स के एग्जाम्पल्स हैं, आपको वो लर्न करने हैं। और लर्न कैसे करने हैं, ऐसा नहीं कि बैठ के रटना है ना, ऐसा रटने वाला काम नहीं है। आपको उन ईडियम्स को बार बार बोलना है, यूज करना है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं जहां पर उन ईडियम्स को आप प्रॉपरली यूज कर सकें, ठीक है। तो ईडियम्स आपके अपन आज से शुरू कर रहे हैं। ईडियम्स के अलावा आपके सिलेबस में मेंशन है फ्रेजल वर्ब्स। दोनों में फर्क है भी और नहीं भी है, ठीक है। ईडियम्स क्या होते हैं, एक तरीके के फ्रेज होते हैं। फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश, एक सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है। तो फ्रेजेस, इसीलिए ईडियम्स इंपॉर्टेंट होती हैं। फ्रेजेस भी आपके सिलेबस का पार्ट है। फ्रेजल वर्ब्स एक डिफरेंट चीज है। फ्रेजल वर्ब्स में मैं आपको सिखाऊंगी कि वर्ब्स और उनके आगे जुड़ने वाले पार्टिकल्स कैसे सेंस बदल देते हैं, है ना। इनका लिटरल मीनिंग नहीं निकलता, जैसे ईडियम्स होती हैं, ईडियम्स का लिटरल मीनिंग नहीं निकलता है, उसी तरह से फ्रेजेस का भी फ्रेजल वर्ब्स का भी लिटरल मीनिंग नहीं निकलता है, फिगरेटिव मीनिंग होता है, एप्लीकेबल मीनिंग होता है, ठीक है। सिचुएशन के अनुसार आप इनको बदलते हैं, चेंज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ईडियम्स में ऐसा नहीं है। ईडियम्स क्या होती हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर ईडियम यूज होगी और वो उन्हीं शब्दों के साथ यूज होगी। आप शब्दों में इसमें खेल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर स्पिल द बीन्स है तो वो स्पिल द बीन्स ही रहेगा। स्पिल्ट द बीन्स हो सकता है, उसका टेंस चेंज कर सकते हो, शब्द खुद चेंज नहीं होंगे, ओके। एक तो ये, दूसरा मैं आपको सिखाऊंगी साथ में सिमिलीज। सिमिलीज क्या होते हैं और मेटाफॉर्स, मेटाफॉर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये दोनों अपन सीखेंगे। मैं इनकी डिफरेंट क्लास लेकर आऊंगी। इवन दो दीज टू आर नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस डज नॉट मीन कि इनकी इंपॉर्टेंस कम है ना, इनकी इंपॉर्टेंस बराबर है। सिमिलीज और मेटाफॉर्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एरर डिटेक्शन में, है ना। वो ऐसा लिखे हुए नहीं होंगे कि जो फॉलोइंग सेंटेंस है वो सिमिलीज है, इनमें क्या मिस्टेक है, एरर स्पॉट करके आपको सही आंसर लिखना है, ऐसा नहीं लिखेंगे। लेकिन जो एग्जाम्पल्स आते हैं, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वो बहुत क्लियरली सिमिलीज और मेटाफॉर्स के ही पैटर्न पे डिजाइंड होते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बेसिक सीख लेंगे कि आखिर सेंटेंस डिजाइन कैसे किया जाता है इन दो कैटेगरीज में, तो आपके बहुत सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ओके। अपन ये दोनों देखेंगे। इडियम से स्टार्ट करते हैं। इडियम्स होते क्या हैं? इडियम्स होते हैं हिंदी में मुहावरे, है ना। मुहावरों को कहते हैं, जैसे सिमिलीज होता है ना, उनको हिंदी में कहते हैं उपमा। इसको बाद में देखेंगे अपन, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। इडियम्स पे रहते हैं। इडियम्स होते हैं मुहावरे, है ना। इसीलिए मैंने कहा इनका स्वरूप आप नहीं बदल सकते। हिंदी में मुहावरा है, ओखली में सर दिया तो मुसल से क्या डरना, है ना। जब आरएस का सोच ही लिया है तो फिर पढ़ाई करके मेहनत से क्या डरना, ठीक है। तो ये ईडियम जो है, सॉरी, ये जो मुहावरा था, इसको आपने एज इट इज सिचुएशन में प्लेस कर दिया। उसी तरह से ईडियम्स होते हैं, एग्जैक्टली सेम पैटर्न होता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है। कई कई जगहों पे तो बहुत शानदार सेम टू सेम ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। ईडियम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईडियम है अ पीस ऑफ केक, है ना। लर्निंग इडियम्स इज अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक यूज होता है किसी ऐसे काम के लिए, ऐसी चीज के लिए जो बहुत आसान है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप वो काम कर लोगे, इतना आसान होता है। तो इडियम्स को सीखना भी इतना ही आसान है, अ पीस ऑफ केक, ठीक है। उसके बाद में है टू बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी ऐसी सिचुएशन को फाइनली फेस करना या फाइनली उस सिचुएशन के साथ में डील करना जो कि बहुत डिफिकल्ट है या फिर बिल्कुल अनप्लेजेंट है और आप उसको आज तक टालते आ रहे हैं। टालने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोक्रेस्टिनेशन। अपने काम को टालते हैं ना, कल करेंगे, परसों करेंगे, और फिर जब फाइनली इतना बड़ा पहाड़ वो क्रिएट हो जाता है तो आपको उसको डील करना पड़ता है। प्रोक्रेस्टिनेट करने के कारण फाइनली यू विल हैव टू बाइट द बुलेट वन डे, ठीक है। बाइट द बुलेट। उसके बाद में है आपका ब्रेक द आइस। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, है ना, तो नाम पूछ लिया, कहाँ से हो पूछ लिया, क्या कर रहे हो पूछ लिया, अब क्या सवाल बचा, है ना।
तो ब्रेक द आइस होता है आपको कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए कोई ऐसा एनेक्डोट चाहिए, कोई ऐसी छोटी सी स्टोरी चाहिए या फिर कोई ऐसा इवेंट चाहिए जो आप शेयर कर सकें और उससे आप दोनों के बीच में जो एक कॉन्वर्जेशन का जो ब्रेक आ गया है उसको तोड़ा जा सके। टू ब्रेक द आइस, टेलिंग अ जोक हेल्प ब्रेक द आइस एट द मीटिंग। ठीक है। अंडर द वेदर बहुत सिंपल सा मीनिंग है, तबियत खराब होना। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, तबियत खराब हो गई है, आज मेरी तबियत खराब है। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, अंडर द वेदर तबियत खराब होना। उसके नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज होता है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि अपनी राज की बात मुझे बताओ। ठीक है। ये तभी यूज होगा जब मैं किसी को बोलूंगी कि तुम्हारे पास में जो राज छुपे हुए हैं ना वो मुझे बताओ। तो स्पिल द बीन्स आप किसी को कोक्स कर रहे हैं, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपने राज तुम्हारे सामने खोल दें, वहां स्पिल द बीन्स आता है। इसका एक दूसरा रूप होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है। ये दूसरा होता है। इसका मतलब भी यही होता है कि जो राज की बात है वो बाहर निकालनी है। लेकिन यहां पर आप किसी को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो राज तुमने दबा रखा है ना, जो सीक्रेट तुम्हारे पास में है वो मुझे बता दो। और लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है कि मेरे पास में जो कोई सीक्रेट था ना वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया और मैंने गलती से उसको बता दिया। यहाँ मुझे किसी ने बोला नहीं है कि वो राज बताना है, यहाँ मुझे किसी ने बोला है राज बताने के लिए। ठीक है। इनका अदरवाइज राज बताना ही है इन दोनों का मीनिंग, लेकिन यूजेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर है किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है किसी की मृत्यु हो जाना, और ये हम तब यूज करते हैं जब हमें इनफॉर्मली इसको बताना होता है। जैसे दो दोस्त बात कर रहे हैं और बर्थडे पार्टी है या फिर कोई भी दोनों बस मिल रहे हैं, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम एंड वी आर गेटिंग टुगेदर। ठीक है। तो दो दोस्त मिल रहे हैं तो फिर उनमें से एक पूछता है वेयर इज जॉन, तो फिर रीटा आंसर्स दैट जॉन कैन नॉट कम, ही किक्ड द बकेट लास्ट स्प्रिंग। जैसे जॉन can't attend the event, he kicked the bucket last year। ठीक है। सिंपल सेंटेंस। तो ये किक द बकेट का मतलब होता है कि जॉन की मृत्यु हो चुकी है, वो नहीं आ सकते इवेंट में। ठीक है। गुड। फिर है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यहां पर आपने अनइंटेंशनली सीक्रेट बता दिया, आपके मुंह से निकल गई। ठीक है ना। बहुत कोशिश की मैंने छुपाए रखने के लिए, लेकिन आसपास ऐसी बातें हो रही थी कि बस अचानक से मेरे मुंह से वो शब्द निकल गए और राज की बात सबके सामने खुल के अब राज नहीं रहा। ठीक है। तो जैसे सरप्राइज पार्टीज होती हैं और आपने किसी दोस्त के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है और फिर गॉसिप करते करते बोल दिया आपने कि नेक्स्ट वीक तेरा जो बर्थडे है ना वो अपन ली मेरिडिन में सेलिब्रेट करने वाले हैं, और फिर ओ ठीक है। तो ये होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, गलती से आपके मुंह से सीक्रेट निकल जाता है। फिर आता है बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है। ये जो सिचुएशन होती है ना ये होता है बॉल इज इन योर कोर्ट। जनरली एक गेम होता है, ऐसी टेबल होती है। ठीक है ना। यहाँ पर होल्स होते हैं ऐसे, और ऐसे ट्रायंगल फॉर्मेशन में ना ऐसे बॉल्स रखी हुई होती हैं। ठीक है। और एक बहुत बड़ी सी स्टिक होती है जिससे आपको हिट करना होता है इन बॉल्स को। और जो वाइट बॉल होती है ना वो एक तरह से मेन बॉल होती है, वो आपके होल्स में नहीं जानी चाहिए। एनीवे व्हाटएवर। तो ये जो गेम है ना, इस गेम से स्टार्ट हुआ है द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है। एक प्लेयर यहाँ खड़ा है और एक प्लेयर यहाँ खड़ा है। इस प्लेयर का सरी गायब हो गया। एनीवे, तो इस प्लेयर ने अपनी तरफ से बॉल्स मार दी ना तो फिर यहाँ पर बॉल्स आ जाएंगी और इनकी चांस आ जाएगी, तो ये बोलेंगे कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। ये तो है लिटरल ट्रांसलेशन और ये शुरुआत यहीं से हुई थी। अब इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे दो फ्रेंड्स हैं या दो बिजनेसमैन हैं, वो कोई डील के बारे में बात कर रहे हैं और फिर उस डील में जैसे एक स्टेप था, स्टेप 1 जो था ना वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। कोई भी लीगल ज़रूरतें थी, कोई कंडीशंस थी, फॉलो अप होना था, वो मैंने कर दिया। अब आपकी बारी है कि आप अपनी तरफ से जो कंडीशंस फॉलो होनी है वो करें। ठीक है। तो मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपकी बारी है आपका काम करने की। उस सिचुएशन में आप यूज करेंगे द बॉल इज इन योर कोर्ट। फिर है द बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि जिसकी गलती है ना उसको तो डांट नहीं पड़ रही और किसी और को ही आप जाके सुना रहे हो कि भाई तुमने ये काम कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा कर दिया, ये गलत बात है, इतना नुकसान हो गया, ये सब। ठीक है। तो जिसको सुना जा रहा है ना वो बंदा बोलेगा, वो खुद ही बोल देगा कि दिस इज नॉट डन बाय मी, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है आप गलती से किसी और की गलती के बारे में सुना रहे हैं या उसको दोष दे रहे हैं। ठीक है।
इफ यू थिंक आई स्टोल योर फोन, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अगर आपको लगता है कि मैंने आपका फोन चुराया है, देन यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मैंने आपका फोन नहीं चुराया, इसका मतलब ये होता है ओके कि वो जो काम आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो मैंने नहीं किया, वो किसी और की करामात है ओके। फिर है हिट द नेल ऑन द हेड। नेल कैसी होती है? ऐसी होती है, इतनी सुंदर नेल बनाई है मैंने, ठीक है। नेल ऐसी होती है, तो किसी सरफेस के ऊपर इस नेल को अगर पेनिट्रेट करना है तो कहाँ मारना चाहिए? यहाँ। गुड। अब इसको लिटरली तो अपन ने देख लिया कि क्या हुआ। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट है, किसी को समझाना है, ठीक है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को पिन पॉइंटेड तरीके से समझाएं, और ऐसा समझाएं कि बस उस बच्चे को समझ में आ जाए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मेरी कोशिश रहती है, जैसे आज की मेरी कोशिश है कि मैं एक एक ईडियम आपको समझाऊं और आपको समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ जाता है, देन आई हैव हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। यानी कि मेरा जो पर्पस था किसी चीज को समझाने का, वो एज इट इज अगर समझ में आपको आ गई है, तो फिर आई हैव हिट द नेल ऑन द हेड। समझ में आया? टू डिस्क्राइब समथिंग एग्जैक्टली राइट, you hit the nail on the head with your analysis of the problem. Okay? Cut to the chase. Cut to the chase का मतलब होता है come to the point. ये दोनों ही idiom है एक्चुअली। गेट ना होके अगर कम लिखा हुआ होता ना, तो ये भी idiom ही होता, come to the point, है ना। ये आसपास की सिचुएशन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इतनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, जो मेन मुद्दा है उस पर आओ। इसका मतलब होता है कट टू द चेज। लेट्स कट टू द चेज, व्हाट्स योर फाइनल ऑफर, ठीक है। फिर है ऑन क्लाउड 9, जैसे अपने हिंदी में होता है सातवें आसमान पे चले जाना, है ना। क्या कहते हैं जब बहुत खुशी होती है किसी को, बहुत उत्साहित होते हैं कोई, तो क्या क्या यूज करते हैं कि यार वो तो आज सातवें आसमान पे है ना। तो यहाँ पर होता है ऑन क्लाउड 9। ये कब पॉसिबल होता है? जैसे आपका आप एग्जाम पास हो गया, या फिर आपका जॉब में जो आपको ड्रीम प्रमोशन चाहिए था वो आपको मिल जाता है, ठीक है। ड्रीम लोकेशन पे आपको हनीमून सेलिब्रेट करने का मिल जाता है मौका। तो ये क्या होता है? ये क्लाउड 9 होते हैं। इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि बस उस शब्द ही नहीं है बताने के लिए, तो फिर ये शब्द यूज करने होते हैं, ठीक है, ऑन क्लाउड 9। फिर है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना। अब मिडनाइट ऑयल जो है, ये आधी रात को पढ़ाई करनी है उसी से लागू नहीं होता है, ठीक है। इसके मीनिंग में भी लिखा है कि वर्क लेट इनटू द नाइट। इस मीनिंग को भी लिमिटेड तरीके से दिखाया गया है, ऐसा नहीं है। अगर आपने बहुत ज्यादा किसी काम को करने के लिए मेहनत की है, देन यू हैव बर्न द नाइट मिडनाइट ऑयल, ठीक है। अब वो मेहनत आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब यही होता है कि आपने मतलब कहते नहीं है कि आपने, जैसे अपने घर के बड़े लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल घुटने गाल के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या होता है? बर्न द मिडनाइट ऑयल। ओके, आई बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। फिर है बीट अराउंड द बुश। अब ये बीट अराउंड द बुश है ना, पॉइंट पे ना रह के, पॉइंट की बात ना करके, जो चारों तरफ की कहानी, अभी अपन ने क्या करा था? कट टू द चेस। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है टू बीट अराउंड द बुश, ठीक है। अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग डायरेक्टली। आप किसी जिस पॉइंट के बारे में बात करना चाहते हैं ना, आप उस पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं किसी भी कारणवश, और उसके चारों तरफ की जो कहानी है ना, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और सारी गॉसिप कर ली, दुनिया भर की सारी बातें कर ली, लेकिन जो मेन काम है आपको वो आपने बात नहीं करी। उसे कहते हैं बीट अराउंड द बुश, ठीक है। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट हैपेंड। कट टू द चेज, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कट टू द चेज। ये दोनों इडियम्स अपन ने यहाँ यूज कर लिए और दोनों का सेंटेंस बन गया, ठीक है। फिर है वंस इन अ ब्लू मून। एक हिंदी में कहावत होती है, मुहावरा है हिंदी में, ईद का चांद, है ना। ईद का चांद बोलते हैं कि अरे कहाँ रहते हो आजकल, बिल्कुल ईद का चांद हो रहे हो। क्यों? क्योंकि बहुत रेयर साइटिंग होती है, साल में एक बार साइट करते हैं, ईद का चांद तो एक बार दिखता है ना। उसी तरह से वंस इन अ ब्लू मून होता है, इसका लिटरल मीनिंग भी यही होता है। बहुत बहुत रेयरली कोई चीज़ देखने को मिले, किसी से मिलने को मिले, वो सब आपको वंस इन अ ब्लू मून में आएगा, ठीक है ना। आई ओनली सी माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून, कि शायद स्कूल का रीयूनियन फंक्शन होता है और तभी मेरे को स्कूल फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं, तो इट्स लाइक वंस इन अ ब्लू मून सिचुएशन, ओके। फिर क्या है नेक्स्ट? इन द हीट ऑफ द मोमेंट, एक्टिंग इम्पल्सिवली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इन द हीट ऑफ द मोमेंट जनरली नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, चाहे बहुत पेन में हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, उस सिचुएशन में अगर आपने कोई फैसला लिया है, कोई बात कही है, तो जनरली वो गलती है। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी फैसला लेना है, कोई भी बात करनी है, तो सोच समझ के करनी चाहिए, राइट। शब्दों का चयन आपका सही होना चाहिए, आपके एक्शंस के पीछे प्रोज एंड कॉन्स का अच्छे से वैलिड आपको बैलेंस आउट करके चलना चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस से गुजर रहे हैं और वहाँ पर आपने फैसला ले लिया है ना, तो फिर क्या करेंगे आप? इन द हीट ऑफ द मोमेंट कोई ना कोई गलती कर जाएंगे, ठीक है। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, आई थिंक आई वाज इन हाई स्कूल, जब सेक्स एजुकेशन की क्लास होती थी, है ना, तो उस टाइम, और मुझे याद है मैंने पहली बार ये वाला इडियम तभी सुना था, मुझे अच्छी तरह याद है, आई थिंक इट वाज 9th क्लास या 10th क्लास की बात है।
तो जब सेक्स एड की क्लास चल रही थी ना, तो जो डॉक्टर्स आए हुए थे वो समझा रहे थे प्रोटेक्शन के बारे में, हाउ टू, और बेस्ट उनका एक ही चीज़ होती थी, जस्ट एब्सटेन। ओके ठीक है, उस टाइम ऐसा था। एनीवे तो उनका एक ही था कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट इफ यू डू नॉट यूज प्रोटेक्शन यू विल एंड अप प्रेग्नेंट। ठीक है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट इफ यू डू नॉट यूज प्रोटेक्शन यू विल एंड अप प्रेग्नेंट। तो ये वाला जो प्रॉब्लम था ना, ये वाला जो ईडीएम था, ये मैंने तब सुना था और तब से मुझे ये याद है, बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो उन्होंने उस दिन मुझे दिया, सभी स्टूडेंट्स को दिया, और फिर वो मुझे याद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से याद भी हो जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट देखते हैं, अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, बहुत गली गली में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है ना, सो अ डाइम अ डजन। डजन का क्या मतलब होता है? नंबर 12, है ना। और डाइम क्या होता है? डाइम लिटरली ना देख के अपन जैसे हिंदी में बोलते हैं ना चिल्लड़, है ना, चिल्लड़ के भाव है। तो वो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल है, तो उसकी कोई क्या ही वैल्यू देगा, कोई क्या ही कीमत लगाएगा। ठीक है, दो सुवेनियर्स आर अ डाइम अ डजन एट लोकल मार्केट। तो कहीं आप जाते हैं और वहाँ से सुवेनियर्स खरीद के लाते हैं और बोलते हैं ओ माय गॉड मैं एक्सक्लूसिवली रोम का स्कार्फ लेकर आई हूँ। बोले काय का रोम का स्कार्फ है बहन, यहाँ पर है ना पालिका बाजार में मिल जाएंगे तेरे को 50-50 रुपए में ऐसे स्कार्फ। ठीक है, तो वो क्या है? वो स्कार्फ क्या है? डाइम अ डजन है ना, अवेलेबल बहुत हर जगह पे है, चीपली अवेलेबल है। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, किसी के ऊपर आप विश्वास नहीं करते या ना वो विश्वास का पात्र नहीं है ना, वो डिजर्व ही नहीं करता विश्वास, तो उनकी कही हुई बात आप उसको शक की निगाहों से ही देखेंगे। ठीक है ना, वहां पर टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट आता है। दो लोग बात कर रहे हैं, सामने वाले ने कुछ बोला है, तो ये क्या बोलते हैं? आई विल टेक योर वर्ड फॉर विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट बिकॉज यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ठीक है, तूने पहले भी मेरे को एक प्रेडिक्शन करके दिया था क्रिकेट में कि कोहली सेंचुरी मारेगा और योर प्रेडिक्शन टर्न आउट रॉन्ग, है ना। तो उसकी कही हुई बात को यू विल टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। और इसको थोड़ा और अगर सरकास्टिकली यूज करते हैं ना, तो इसको कह सकते हैं आई विल टेक योर वर्ड विद अ बकेट ऑफ सॉल्ट। क्या बोला मैंने? टू टेक your word with a bucket of salt। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम सरकास्टिक वे में यूज करने वाली चीज होती है। आपका इडियम ग्रेन ऑफ सॉल्ट है और वो आपका सरकाजम है। ठीक है, टोंट मारी है आपने ऊपर वाला यूज करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेक अ लेग। आप किसी को गुड लक विश कर रहे हैं, कोई पहली बार कोई काम करने जा रहा है ना, किसी का स्टेज परफॉर्मेंस है, पहली मूवी है ना। जैसे अभी कौन सी मूवी आई, जैसे महावतार, चलो ठीक है इसमें तो कोई लेजेंडरी हीरो वगैरह ऐसे नहीं है, सैयारा आई थी। ठीक है ना, हम उस बारे में नहीं जाएंगे कि क्या हो रहा है हॉलों में, उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो दो प्रोटैगनिस्ट हैं उन दोनों की फर्स्ट मूवी है, तो उनके घर वाले उनको ये कह सकते हैं गो ब्रेक अ लेग टुमारो। ठीक है, उनका पहला शूट, उनकी पहली मूवी, उनका पहला प्रेजेंटेशन, पहला डांस फंक्शन, ओके पहला आपको जो स्पोर्ट्स का जो आपका इवेंट है ना, पहली बार आप इतने बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गो ब्रेक अ लेग। ये जनरली परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है, जहां पर आप फिजिकली कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन किसी का एग्जाम है, आप उसको गुड लक बोलना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं, वहां पर भी आप ब्रेक अ लेग यूज कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, ब्रेक अ लेग नॉर्मली जनरली परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है, जहां पर आप फिजिकली कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है, बट अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं। फिर है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में मैं आपका साथ दूं, है ना। ये हिंदी वाले तो जो 7 फेरे होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी में वाउस का कॉन्सेप्ट होता है ना। उनके यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 7 कस्में होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा, पर हाँ कस्मों का रिवाज है उधर भी। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी में जब ये वाउस होते हैं ना, उनमें से एक वाव ये भी होता है कि मैं आपका साथ दूंगा या दूंगी थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू ऑल अप्स एंड डाउन्स, है ना, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव जीवन का, मैं आपके साथ हूं। दोनों का मीनिंग सेम है। फिर है आपका एड फ्यूल टू द फायर। हिंदी में बोलते हैं ना जले पर नमक छिड़कना या फिर आग में तेल डालना, आग में घी डालना, वो यही सिचुएशन है ना। ऑलरेडी कहीं पर बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल है, ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और आप उसके अंदर जाके अपना और अगर इनपुट दे रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम को, उनके फ्रस्ट्रेशन के अंदर आप ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, उनकी परेशानी का समाधान नहीं निकाल के उनको और परेशान कर रहे हैं, देन यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर। फायर के अंदर अगर आप फ्यूल ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो ब्लास्ट हो जाएगा ना, है ना। इतनी तो
एक्सीलेंट वीडियोस देखी हैं सबने यूट्यूब के ऊपर या फिर नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह के ऊपर, डिस्कवरी साइंस के ऊपर। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक से, बस किसी को उम्मीद नहीं थी, बस अचानक से वो हो गया, जो भी काम है, जो भी कोई आपसे मिलने आया है एंड दे केम टू मीट यू आउट ऑफ द ब्लू, है ना। कोई फंक्शन नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, कोई एनिवर्सरी नहीं है, और ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि अभी मिलने आ जाएंगे, लेकिन वो आ गए, तो दिस हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू। ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर बीइंग नो कॉन्टैक्ट। फिर है होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, है ना, समझ में आ जाएगा। वो एक मीम है, रुको जरा, सब्र करो, है ना, वही होल्ड योर हॉर्सेस होता है कि मतलब रुको जरा, ठंड रखो, थोड़ा बात करते हैं, सिचुएशन समझते हैं, सोल्यूशन निकालेंगे, रुको, है ना। होल्ड योर हॉर्सेस उसी को कहते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस, वी आर नॉट रेडी टू लीव येट, ठीक है, ओके। फिर है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अपन जो, जैसे अब ये चीज़ आपके टेक्स्ट बुक्स पे और जो करिकुलम की बुक्स होती हैं इनके ऊपर लागू नहीं होती है, बच्चों के लिए तो उस पर भी होती है कि ये बुक कलरफुल नहीं है, इट्स नॉट फन टू रीड। कोई बात नहीं, अपन थोड़े बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो ये कब यूज़ करते हैं, जब आप कोई नॉवल खरीदने जा रहे हैं या कोई मैगजीन खरीदने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले नज़र किस चीज़ पे पड़ती है, बुक के कवर पे। अगर कवर बहुत बोरिंग है, ग्रे कलर है और बहुत ही सिंपल टाइम्स न्यू रोमन के फॉन्ट में सब कुछ लिखा हुआ है और बहुत हॉच पॉच है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी कुछ नहीं दिया हुआ है बुक के पीछे, ठीक है, कोई फोटो नहीं है, बुक को अगर अपन यूँ फ्लिप करके देखें तो कोई फोटो नहीं है, तो अपन क्या सोचते हैं इस बारे में, या बोरिंग सी बुक है यार, जब कवर के ऊपर ही मेहनत नहीं करी तो अंदर लिखने में तो क्या ही मेहनत करी होगी। आता है दिमाग में? हाँ, तो ये गलत है, ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर। ये जो आपने प्रोसेस कहा ना, उसको कहते हैं जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। किसी से पहली बार मिल रहे हैं, अगर उनकी दिखने की हालत आपको अच्छी नहीं लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान अच्छा नहीं है। हो सकता है वो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा हो कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो यू शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। फिर है व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई, इट्स अ वेरी फनी थिंग, बट व्हेन पिग्स फ्लाई, और दूसरा है व्हेन हेल फ्रीजेस ओवर। इन दोनों का एग्जैक्टली सेम मतलब है। जब नर्क की आग जम जाएगी या फिर जब सुअर भी उड़ने लगेंगे, ये दोनों क्या हैं, इम्पॉसिबल हैं, ये कभी नहीं हो सकता, है ना, इनका होने के चांस 0% हैं। इसलिए ये तब यूज करा जाता है जब कुछ ऐसी बात हो रही हो कि ये तो नहीं हो सकता, व्हेन पिग्स फ्लाई, ठीक है ना। तो कैसी सिचुएशन है कि आप अपना कमरा साफ करेंगे, वो हो लिया, कर लिया इसने कमरा साफ, करते हैं ना घर पे, कई लोग बोलते हैं, है ना, कि ड्राइविंग सीखनी है, इससे सीखेंगे, ये सीख ली ड्राइविंग, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या होती है, ये टॉन्ट क्या होता है कि इससे ये काम कभी नहीं होगा। जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात करें कि वो काम कभी नहीं होगा, तो आप ये वाले इडियम्स यूज करेंगे, ठीक है, व्हेन पिग्स फ्लाई या फिर व्हेन हेल फ्रीजेस ओवर। फिर है कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ना। किसी को आपको रंगे हाथ पकड़ लिया तो फिर वो कॉट रेड हैंडेड की कैटेगरी ही होती है। हिंदी में इसको रंगे हाथ पकड़ना होता है, कहते हैं, ठीक है ना। कोई करप्शन करता हुआ, कोई ब्राइब लेता हुआ आपने रंगे हाथ पकड़ लिया, आई कॉट हिम रेड हैंडेड, है ना। तो रेड हैंडेड क्या, शी वॉज कॉट रेड हैंडेड स्टीलिंग कुकीज, ठीक है, कुकी जार में हाथ है और वो भाग रही है वहां से, तो इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या चाहिए, द एविडेंस इज लिटरली इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ठीक है। फिर है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है किसी की मदद करने की इतनी कोशिश करना, या मदद कर देना लेकिन इतना परेशान होकर करना कि मतलब कमर ही तोड़ दिया आपने किसी की, ठीक है ना। तो इसको ये क्यों यूज होता है, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में आपने किसी की मदद करी है, देन यू हैव बेंट ओवर बैकवर्ड्स फॉर देम, ठीक है। तो आई बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू मेक हर फील वेलकम। अब इसमें क्या है, मेक अ ग्रेट एफर्ट टू हेल्प समवन। आपने बहुत बहुत कोशिश करी है और उस कोशिश में सफल हुए हैं, किसमें, कि आपने किसी की मदद करनी थी, ठीक है, ओके, बेंट ओवर बैकवर्ड्स। फिर है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट होता है एक, इन द सेम शूज भी होता है, इन द सेम शूज। इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है टू वॉक अ माइल इन माई शूज, यानी कि मेरे जूते पहन के एक मील चल के दिखाओ, यानी कि जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ, एक बार तुम उस सिचुएशन को जी के देखो, तुम्हें तब पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ या फिर मैं फेल क्यों हो रही हूँ, जो भी आपकी कंडीशन है। समझ में आ गया। इन द सेम बोट का भी लगभग वैसा ही मीनिंग होता है, बहुत सेम नहीं है लेकिन हाँ सिमिलर सिचुएशंस में इंटरचेंज करके यूज किया जा सकता है कि आप और मैं जिस परिस्थिति में है वो एग्जैक्टली सेम है, तब आप बोलेंगे इन द सेम बोट, वी आर ऑल इन द सेम बोट, ठीक है ना। जितने भी आरएस के एस्पिरेंट्स हैं, पहले दिन जब कोई पढ़ाई शुरू कर रहा है, देन दे आर ऑल इन द सेम बोट,
ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है कि आपने उम्मीद से ज़्यादा काम कर दिया, है ना। गो द एक्स्ट्रा माइल, ये उम्मीद से ज़्यादा करने का होता है। शी वेंट द एक्स्ट्रा माइल टू मेक द इवेंट परफेक्ट। उम्मीद से ज़्यादा कर देना, या फिर इतनी कोशिश करना, इतना एफर्ट डालना कि जितना आप कर सकते थे ना, उससे आपने ज़्यादा अच्छा ही रिजल्ट ला के दिखा दिया। देन यू हैव गॉन दी एक्स्ट्रा माइल। फिर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बुरे समय में भी कुछ ना कुछ हो सकता है अच्छा निकल के आ जाए, यही होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके, इसमें लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई फाउंड अ बेटर वन। जैसे मैं जॉब कर रही हूँ और मुझे कल इस जॉब से निकाल देते हैं, तो मैं घर पे हूँ, मैं उदास हूँ, मुझे समझाया जा रहा है सब कुछ, लेकिन 2 दिन बाद मेरे पास फोन आता है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का और वो मुझे बेटर पे जॉब दे देते हैं, ऑफर कर देते हैं, ठीक है। देन लूजिंग दिस जॉब turned out to be a blessing in disguise because I found a better opportunity somewhere else, ठीक है, यही है। फिर नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन, का मतलब होता है नजर रखना, ठीक है। अब ये जो नजर रखने वाली चीज है ना, जैसे लुकआउट होता है, ये आपका फ्रेजल वर्ब है जो यहाँ पर सेट हो सकता है। कीप एन आई ऑन, कि मैंने उसको ये काम दिया है, XYZ एम्प्लॉय है कोई ऑर्गेनाइजेशन में और वो नोटोरियसली हमेशा फेल करते हैं अपने काम करने में, लेकिन मुझे ज़रूरत थी उनकी, कोई और अवेलेबल नहीं था, मतलब मैं सिचुएशन क्रिएट करके बता रही हूँ, ठीक है। कोई और अवेलेबल नहीं था, मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने उनको वो काम दिया है, लेकिन मैंने किसी और को बोला है, किसी तीसरे ही एम्प्लॉय को बोला है कि एक बार नज़र रखना मेरा काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, नज़र रखना। तो वो होता है कीप एन आई ऑन। फिर होता है ऑन द फेंस। ऑन द फेंस का मतलब होता है कि आप चूज नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। ऑन द फेंस में एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आप वाटर पार्क में गए हैं, ठीक है, और वहां पर स्विमिंग पूल भी है और वहां पर वाटर स्लाइड्स भी हैं, लेकिन अब आपके पास में एक ही टोकन बचा है, तो अब आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आपको स्विमिंग पूल में मस्ती करनी है या फिर वाटर स्लाइड पे मस्ती करनी है, टोकन एक ही है। देन यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, ठीक है, आप चूज नहीं कर पा रहे हैं दोनों ऑप्शंस में से कि आपको क्या करना है। अनडिसाइडेड अबाउट समथिंग, आई एम ऑन द फेंस अबाउट ज्वाइनिंग द क्लब, ठीक है, ओके। फिर है द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। अगर आप जल्दी शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य तक टाइम पर पहुंच जाएं। जैसे अगर आपने आज से ही इंग्लिश की पढ़ाई शुरू कर दी, वोकैबुलरी की मेहनत शुरू कर दी है, राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर का आपने क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है कि जब तक मेंस एग्जाम आए तब तक आप अपना इंग्लिश को इतना बिल्डअप कर लें कि वो 80 मार्क्स आपको बिल्कुल चिंता में न डालें, है ना। और हो सकता है कि बहुत अच्छा स्कोर भी कर लें, ओवर 70-72 के आसपास आपने स्कोर कर लिया। मैं तो अपनी फील्ड की बात करूंगी ना, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, यू स्टार्टेड अर्ली विच इज वाई यू कॉट द वॉर्म, ठीक है ना, विच इज वाई यू सक्सीडेड। सो द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, ओके, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। उसके बाद में वॉर्म क्या होता है, वॉर्म होता है कीड़ा, है ना। तो जो चिड़िया सबसे पहले सुबह उठती है 5-5:30 बजे के आसपास उठ के और जमीन पे आ गई, पेड़ों पे रहते हैं ना चिड़िया वगैरह, वो जमीन पे आ गई, तो जमीन के जो कीड़े मकोड़े हैं ना, जिनकी रात की एक्टिविटी होती है, जो नॉक्टर्नल वो होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से सुबह 5:30 बजे की कोई रोशनी तो है नहीं, तो वो भी रात ही है, लेकिन चिड़िया तो उठ गई, तो चिड़िया उस वॉर्म को पकड़ लेगी, उस कीड़े को पकड़ लेगी और अपना पेट भर लेगी, ठीक है। और जैसे ही सूरज उग जाएगा तो वो वॉर्म्स जो होंगे, कीड़े जो होंगे, वो वापस जमीन के अंदर चले जाएंगे, तो उनके जमीन के अंदर चले जाने के बाद में जो चिड़िया उनके पास आ रही है ना, कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है, गुड। फिर है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। चिकन्स कैसे आते हैं, अंडों से आते हैं, है ना। तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारे अंडे फूटेंगे तो चिकन्स ही निकलेंगे, चिक्स ही निकलेंगी, ऐसा तो है नहीं, है ना। कुछ हो सकता है ख़राब भी हो जाए, कुछ हो सकता है कि मतलब सड़ जाएं, कुछ हो सकता है कि मेच्योर होने से पहले ही फूट जाएं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने एग्स हैं उतने ही चिकन्स हों, हमेशा चिकन्स थोड़ी कम ही होंगी। यहाँ पर यही है कि थोड़ा पेशेंस दिखाओ, ठीक है, थोड़ा पेशेंस दिखाओ, अंडों को प्रॉपरली मेच्योर होने दो, और फिर जब वो हैच करेंगे और चिक्स निकलेंगे तभी हम उन चिक्स को काउंट करेंगे, उससे पहले हम ये डिसाइड नहीं करेंगे रिजल्ट क्या आया। डोंट अज्यूम सक्सेस प्री मेच्योरली, समझ में आ गया, मैंने रिलेट करके बता दिया, ओके। वेट फॉर द रिजल्ट्स, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। रिजल्ट्स का वेट करो, फाइनल रिजल्ट्स क्या आता है उसके वेट करो, उससे पहले ये मत सोचो चलो कि अपन तो बस क्लियर हो गया और मेरी ये रैंक है, बुलाओ दैनिक भास्कर वालों को, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। उसके बाद में है आपका अ ड्रॉप इन द बकेट। फंड रेजर्स होते हैं, है ना, जैसे ये ऑर्फेनेजेस के लिए होते हैं, ओल्ड एज होम्स के लिए होते हैं, बहुत सारे फंड रेजर्स होते हैं, और वहाँ पर लोग लाखों लाख रुपए अपना डोनेट करते हैं, ठीक है। लोग चेक्स लिखते हैं, 5 लाख रुपीज़ का डोनेशन, 10 लाख रुपीज़ का डोनेशन, स्पेशली जो सेलिब्रिटी डोनेशंस वगैरह वाले जो बॉल्स होते हैं
उसमें ऐसा होता है। वहाँ पर आप जाके बोल रहे हो कि मेरे 100 रुपये लिखना, मैं भी डोनेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इट्स अच्छी बात है आपने डोनेट किया, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो इतना कमज़ोर है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है इट इज़ लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट। बाल्टी इतनी बड़ी होती है, उसमें अगर आप एक बूंद पानी गिरा देंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है, वही वाली चीज़ है। फिर है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। एक हिंदी में मुहावरा है, उतने ही पैर पसारो जितनी चादर हो, जितनी बड़ी चादर हो, जितनी लंबी चादर हो, ठीक है, उतने ही पैर पसारो जितनी बड़ी चादर है, ठीक है। एग्जैक्टली वही चीज़ है ये, है ना। मतलब हैसियत से ऊपर का काम करने का मत सोचो। जब तुम्हारे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है तो होगा ही नहीं, जब तुम्हारी वो क्वालिफिकेशन से नहीं है तो वो तुम जॉब ही नहीं कर पाओगे। मतलब सिचुएशंस में आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि इतना ही काम लो जितना आपसे हैंडल हो सके, उससे ऊपर बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू विद 3 प्रोजेक्ट्स एट वंस। पैसों का लालच आ गया, 3 प्रोजेक्ट्स ले तो लिए, लेकिन अब मेरे से हो नहीं रहे, ना तो मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास इतना कैपेबिलिटी है कि मैं इन प्रोजेक्ट्स को टाइम पे कंप्लीट कर सकूं। सो आई बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इनको कुछ कुछ सिचुएशंस में आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का क्या मतलब होता है कि हर बुरी सिचुएशन का एक अंत जो है वो कहीं ना कहीं ठीक ही है। देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन एवरी बैड सिचुएशन। हर दुख की खबर के बीच में हो सकता नहीं, हर दुख की खबर का अंत हमेशा अच्छे से। वो कहते नहीं है कि मतलब है ना, ये दुख का टाइम है, ये बुरा वक्त है, बीत जाएगा और फिर कल अच्छा वक्त आएगा, कल नया सूरज उगेगा। वो सारी सिचुएशंस जो है ना वो इन्हीं में सेट होती हैं। आई फेल द टेस्ट, मैं टेस्ट नहीं क्लियर कर पाई, बट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। आई लर्न अ लॉट। मतलब इस टेस्ट को पढ़ने के लिए मैंने जो सीखा है, जो मुझे समझ में आया है, जो मैंने लर्न किया है, वो ऑलरेडी मेरे लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। हाँ, मैं टेस्ट तो नहीं क्लियर कर पाई, बट मैंने अदरवाइज बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है, ओके। फिर है जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है किसी पॉपुलर ट्रेंड को फॉलो करना। बिना सर पैर के ट्रेंड होते हैं, उनको बस फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एक अभी क्या चल रहा है, लबूबू डॉल्स का ट्रेंड चल रहा है। वो इतनी सी डॉल्स हैं और वो इतनी अगली हैं, मतलब लोग पैसे खर्च करके उसको ले रहे हैं। मेरे घर पे वो डॉल होना, मैं उठा के फेंक दूँ उसको। मतलब इंसान है ना, डर जाए उसको देख के वो ठीक है। तो इसका ट्रेंड चल रहा है। एक आई थिंक चाइनीज या कोरियन एक्ट्रेस हैं, और वो उनके पास में इतनी बड़ी वो लबूबू डॉल थी, और वो बस वायरल हो गया। बस वो उनका जो शॉट था, कोई फोटो थी, वो वायरल हो गई। अब वो सारी दुनिया को चाहिए। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ स्टैनली कप का। याद है, अभी भी लेके घूम रहे हैं लोग। स्टैनली कप का ट्रेंड आया था, है ना। ऐसा ऐसा है वो, अजीब सा एकदम, बिल्कुल ऐसा सा उसका वो है शेप, और ये इसका हैंडल है। बहुत नीट बनाया है मैंने, मेरे को इतनी उम्मीद थी नहीं अपने आप से। ये समझ में आ गया मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, है ना। सबके घरों में है वो, नहीं मेरे घर में नहीं मिलेगा ठीक है, बिकॉज आई डिड नॉट जंप द बैंड वैगन ऑफ बाइंग अ स्टैनली कप, ठीक है ना। जंपिंग द बैंड वैगन का क्या मतलब होता है कि कोई ट्रेंड आया है और बस बिना सर पैर आपने उसको ज्वाइन करना है, फॉलो करना है। फिर है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं लोगों के, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि जितने भी अपने पास में सेविंग है सारी की सारी शेयर मार्केट में लगा दी है, वो भी एक ही कंपनी में। ऐसा तो करते नहीं हैं। एसआईपी लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, कुछ लोग बुलियन भी कंसिडर करते हैं साथ साथ में। कहीं कोई अपने प्रॉपर्टी लेने का भी सोच लिया है ना। और कुछ लोग अदरवाइज इन्वेस्ट करते हैं कि भाई मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, कोई एक कंपनी है, मैंने उसका राइट्स, कौन से होते हैं, बाइंग राइट्स होते हैं, वो खरीद लिए। बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों के इन्वेस्ट करने के। कोई लोग डॉलर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, एडीआर एचडीआर का भी ऑप्शंस हैं, है ना, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स वगैरह। तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को वाइड रखा है कि एक जगह नुकसान हो भी जाएगा तो इस नुकसान को यहाँ के प्रॉफिट्स में कवर करवा सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि अब सारा एक साथ ही डूब जाएगा, 1919 विल नॉट कम अगेन वाली बात है, ठीक है। तो डू नॉट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब एक रिस्क के पीछे अपना सब कुछ मत न्यौछावर कर दो, ठीक है ना। हर वैरायटी रखो अपनी लाइफ में थोड़ी सी। तो रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान। अगर आप एक प्लान के ऊपर सब कुछ डाल देंगे ना, अपना पूरा का पूरा दांव लगा देंगे, और कल को वो डूब गया तो फिर आप भी डूब जाओगे, ठीक है। सो डू नॉट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। फिर है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। मतलब एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब होता है इमीडिएटली आपको कोई काम मिला है और आपने बस उसी सेकंड बस अपना लैपटॉप खोला, उस काम को करना शुरू कर दिया। सो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल समझ आया? Good. फिर है ब्लो ऑफ स्टीम। ब्लो ऑफ स्टीम मतलब होता है कि आपने किसी काम को कर दिया, है ना, आपने किसी काम को कर दिया, कोई एक काम मिला है और आपने बस उसी सेकंड बस अपना लैपटॉप खोला, उस काम को करना शुरू कर दिया। सो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल समझ आया?
ये मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना? बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत चिड़चिड़ाहट चढ़ रही है, तो किसी के ऊपर वो गुस्सा निकालने की बजाय या फिर किसी के ऊपर इस तरह से परेशान करने की बजाय आई जस्ट गो टू द जिम एंड आई स्टार्ट रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, ठीक है ना? 8 नंबर दबाया, 6 नंबर दबाया और बस भागना शुरू कर दिया, ठीक है? सो दिस इज़ माई वे ऑफ ब्लोइंग ऑफ स्टीम। समझ में आ गया? आई वेंट फॉर अ रन टू ब्लो ऑफ सम स्टीम। क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिलीज सम एंगर, सम स्ट्रेस, वट जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है? ओके, ब्लो ऑफ स्टीम। उसके बाद में है आपका अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब होता है कि बस कोई डिसीजन वगैरह नहीं लिया है और बस अपने आप ही हो रहा है सब कुछ, राम भरोसे हो रहा है, ठीक है? अप इन द एयर। अब इसमें ये जो एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल में आपका सिटिंग ऑन द फेंस भी सेट हो सकता है अगर आपके पास में ऑप्शंस हैं। तो सिटिंग ऑन द फेंस कब यूज करते हैं? जब अपने पास में ऑप्शंस होंगे कि आपका ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, अब आप चूज नहीं कर पा रहे। अप इन द एयर में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना? 4 दिन का आपके पास में लॉन्ग वीकेंड का टाइम आया है और आप बोल रहे हैं कि भाई कहीं तो गाड़ी लेके निकल जाएंगे ना, तो कहीं तो जाएंगे, कोई तो प्लान बनेगा, ठीक है? उसे कहते हैं अप इन द एयर, है ना? पहले से प्लान बना के चलोगे तो ठीक है, वो बुकिंग कर रखी है, फिर हम शाम को वहां घूमने जाएंगे, रात को रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट में जाके वो खाना खाएंगे, तो दिस इज अ वेरी वेल प्लान्ड हॉलिडे सिस्टम, ठीक है? लेकिन 3 दिन के कपड़े पैक किए, गाड़ी में बैठे और बस निकल गए, घर को लॉक किया, बस निकल गए कि अब है ना, हमने हाईवे पकड़ ली है, दिल्ली हाईवे पकड़ ली है, अब कहीं तो जाएंगे यार, ठीक है? वो होता है आपका अप इन द एयर। समझ में आ गया? ओके। ओके, फिर है बैक टू स्क्वायर वन। इसको एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड। बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है? इन दोनों सिचुएशंस का मतलब ये होता है, इन दोनों इडियम्स का मतलब ये होता है कि अभी तक जो भी प्रोग्रेस करी थी ना, आपने कोई काम किया और जितनी प्रोग्रेस हुई ना, वो सारी की सारी बर्बाद हो गई, सब बेकार था। अब आपको वापस शुरू पे आके स्टेप 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे अपने लैपटॉप पे, आपने सेव नहीं किया, गलती से आपका पेट बीच में आया, उसने कुछ बटन्स दबा दिए और वो प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। आप ऑलरेडी 300 पेज नंबर पे थे। नाउ यू बैक टू स्क्वायर वन। समझ आ गया? गुड। उसके बाद में है गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट। आप किसी के ऊपर, किसी ऐसे के ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं जो विश्वास का पात्र नहीं है, ठीक है? आप उनको डाउट करते हैं और उसमें अब आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं डाउट नहीं करूंगा, आज मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन आई टेक योर वर्ड विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। याद आ गया? पिछले वाले से मैंने रिलेट कर दिया इसको। ओके, यहाँ पे क्या होता है, आप किसी ऐसे को ट्रस्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, अनसर्टेन फील कर रहे हैं उनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हुए, बट यू आर रेडी टू गिव देम अ बेनिफिट ऑफ द डाउट। ये बट के कंडीशन में आता है, ठीक है ना? लेकिन आप उन पे आज विश्वास करने को तैयार हैं। आई गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड अज्यूम ही इज ऑनेस्ट। मैं मान के चल रही हूँ कि वो ऑनेस्ट हैं। उसके बाद में है हिट द ग्राउंड रनिंग, स्टार्ट समथिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एट द ड्रॉप ऑफ द, सॉरी, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। इसको कहते हैं कि कोई काम मिला और उसको इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया। हिट द ग्राउंड रनिंग को भी आप उसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन हिट द ग्राउंड रनिंग में ये एक एक्स्ट्रा चीज है, अब आपको मिस्टेक करने का स्कोप आपके पास नहीं है। इफ यू हैव डिसाइडेड टू हिट द ग्राउंड विद द रनिंग, तो आपको मिस्टेक करने का आपके पास में स्कोप नहीं है, आपको सही ही करना पड़ेगा। लेकिन एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग की बात हो रही है कि जो भी काम मिला है उसको इमीडिएटली आपने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, सॉरी स्टार्ट करना, सॉरी उस काम को स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है? समझ में आ गया? ओके, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट हिट द ग्राउंड रनिंग, गुड। उसके बाद में है प्लेड बाय द ईयर। प्लेड बाय द ईयर का मतलब होता है जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे डिसाइड करते जाएंगे क्या करना है, ठीक है ना? घूमने निकल गए थे ना थोड़ी देर पहले वीकेंड पे, लॉन्ग वीकेंड पे, है ना? तो आप शहर पार हो गया है और आप सोच रहे हैं कि भाई शाम के 7 बज गए हैं, थोड़ा चाय वाय पियेंगे, थोड़ा पकौड़े खाएंगे, है ना? बारिश भी हो रही है, तो जो भी नेक्स्ट रेस्टोरेंट मिले ना वहीं रोक लो। ये कॉन्वर्जेशन जो है ये एग्जाम्पल है प्लेड बाय द ईयर का, है ना? आपने कोई प्लान नहीं बनाया है, बस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका प्लान फ्रूट मतलब एक तरह से बनता जा रहा है, ठीक है? डिसाइड एज यू गो विदाउट अ प्लान। इसमें लेट्स प्ले इट बाय द ईयर एंड सी व्हाट वी फील लाइक डूइंग लेटर, ठीक है ना? देखते हैं कि बाद में क्या करना पसंद आता है, अपन वही कर लेंगे। अभी तो लेट्स जस्ट गो मूव अहेड विद द वर्क। स्टील समवन्स थंडर, ये यूज किया था, आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा है
हाँ, इट्स एन अमेरिकन सिटकॉम शो। उसमें एक कैरेक्टर है मोनिका, है ना, और दूसरी कैरेक्टर है रेचल। तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये आई थिंक अपनी एंगेजमेंट या अपनी प्रेगनेंसी कुछ ना कुछ अनाउंस कर देती हैं, या फिर शायद कोई नई उनकी फ्रेंडशिप होती है किसी से, वो कुछ ना कुछ तो अनाउंस कर देती हैं इनकी एंगेजमेंट पार्टी में, ठीक है। तो ये नाराज जाती हैं इनसे, दैट यू हैव स्टोलन माई थंडर, है ना, किसी और का दिन है, किसी और का सेलिब्रेशन है, किसी और की पार्टी है, किसी और के ऊपर अटेंशन होना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसी बात वहां पर कर दी, ऐसी हरकत कर दी कि अब सारा फोकस, सारा सेलिब्रेशन, सारा का सारा, सारी की सारी जो खुशी है ना, वो आपको मिल रही है। आपका प्रमोशन हुआ है, आपने ये न्यूज़ अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में शेयर कर ली, देन यू हैव स्टोलन द थंडर ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है। आपने उनके ऊपर जो चमक पड़ रही थी ना, जो फोकस था, वो चुरा लिया। टेक अटेंशन और क्रेडिट अवे फ्रॉम समवन, किसी और से आपने वो अटेंशन, वो क्रेडिट, वो सब चुरा लिया, वो छीन लिया, है ना, टू स्टील समवन्स थंडर। फिर है वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। ये जो वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव है ना, ये उन लोगों के लिए होता है जो अपने मन में कोई राज, सॉरी ऐसा भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि जो अपनी रियल पर्सनालिटी को नहीं छुपा पाते, ठीक है। कुछ लोग बहुत सीधे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, है ना, तो उनको लोग बहुत यूज़ कर लेते हैं, बहुत उनको परेशान करते हैं, धोखा करते हैं। ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि सामने वाले को पता चल जाता है कि अरे तो बहुत सीधा सा है ना, इसको तो पता भी नहीं चलेगा, अपने साथ ये खेल कर जाएंगे। करते हैं ना लोग, मतलब ठीक है, अब बहुत कॉमनली अगर मैं बताऊं तो ऐसा होता है ना लाइफ में, अपन ने भी देखा है, ऐसे लोग होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं, ठीक है ना, मैं तो बहुत बीच में एग्जिस्ट करती हूँ। एनीवे, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने इमोशंस को, अपनी रियल पर्सनालिटी को बिल्कुल भी नहीं छुपा पा रहे। आप एक खुली किताब, हिंदी में बोलते हैं मैं तो एक खुली किताब हूँ, है ना, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। फिर है द लास्ट स्ट्रॉ, मतलब अब बस ये आखिरी मौका है, ठीक है। आप अपने जॉब पे हैं, आपने बहुत मिस्टेक्स कर दी हैं, आपको फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग, 10 वार्निंग मिल गई हैं, और अब एचआर ने आपको आके बोल दिया है कि अब अगर आपने ऐसी कोई मिस्टेक करी, या अब अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हुई, देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ पिंक स्लिप, या फिर आई एम गोइंग टू फायर यू, है ना, मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगी। दिस इज योर लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है। तो लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? आपके पास आखिरी मौका है, द फाइनल प्रॉब्लम, ठीक है ना, आखिरी मौका होना, द लास्ट स्ट्रॉ। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब होता है कि आप, ठीक है, दो लोग हैं और बारिश का टाइम चल रहा है, ठीक है, बारिश का टाइम चल रहा है, और उसमें क्या होता है कि सड़क पे चलते हुए दो लोग हैं और उनमें से एक फिसल के गिर जाते हैं। तो जो साथ में जो थे ना, वो उनके ऊपर हंसने लग जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये वो, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो एक सिचुएशन हो गई। अब वो 10 कदम आगे चलते हैं, और जो हंस रहा था ना पहले, अब की बार वो फिसल के गिर जाता है, ठीक है ना, बारिश का मौसम है, फिसल गए, गिर गए, ठीक है। तो अब जो पहले गिरे थे ना, वो ये बोलेंगे, नाउ यू गॉट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। समझ आ गया कि जैसा बर्ताव आप किसी के साथ कर रहे हैं, जैसा किसी और के साथ हुआ और आपने उनको ट्रीट किया, वैसा ही एक सिचुएशन फ्यूचर में आप भी फेस कर सकते हैं, और आपके साथ भी वैसा ही बर्ताव दुनिया करेगी, ठीक है। तो यू विल गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव डन टू अदर्स, ठीक है। और ये आपकी आज की 50 इडियम्स हो गई। और इन 50 इडियम्स को पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक एक एग्जाम्पल दिया, सिचुएशन कैसी होती है, कहाँ पर किस सिचुएशन में कैसी इडियम को प्लेस कर सकते हैं, वो सब अपन को समझ में आ गई। लेकिन इनको याद करने के लिए ये ही एक फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। इफ़ यू थिंक कि आप इनको लिख लोगे और फिर 10-10 बार रिपीट करोगे, रट लोगे, घूमोगे फिरोगे और बोलते जाओगे, या फिर मेरी वीडियो को बस आपने अपने हेडफोन्स में चला लिया और चल रहा है और मैं समझाई जा रही हूँ, ऐसे नहीं होंगे, ठीक है ना। यू विल हैव टू मेक सेंटेंसेज, एग्जाम्पल्स विद ईच ईडियम। हर ईडियम के साथ में 3-3, 4-4 एग्जाम्पल्स बनाओ, और समझ के बनाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस सेंटेंस बना दिया चल दिया, अपना होमवर्क नहीं दे रही हूँ मैं, कोई आके चेक नहीं करेगा, इट्स फॉर यू, है ना, इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट, इट्स फॉर योर ओन प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस करो। दूसरा, इडियम्स को बहुत एक्सक्लूसिव सिचुएशंस में ही यूज किया जा सकता है, तो उन सिचुएशंस को पहचानना आपको सीखना पड़ेगा, अगेन प्रैक्टिस से आएगा। थर्ड, कुछ इडियम्स बहुत ईजी हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट हैं, ठीक है। तो जो डिफिकल्ट हैं वो इसलिए डिफिकल्ट हैं क्योंकि आपने उनको कभी सुना नहीं, कभी यूज नहीं किया, कभी पढ़ा नहीं। अदरवाइज इडियम्स का कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है ना, मुहावरे होते हैं ना, वही इडियम्स हैं, एग्जैक्टली सेम ही इंग्लिश में इडियम्स हैं तो हिंदी में मुहावरे हैं। तो कभी कुछ नहीं सुना हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफिकल्ट है। उसको छोटे स्तर पे स्टार्ट करो, आज 10 इडियम्स करो, कल 10 इडियम्स करो, फिर क्या करो कि पूरे वीक फिर इडियम्स मत करो, जो 20 हो गई ना
उनको रिपीट करो। फिर नेक्स्ट वीक कोई 5 न्यू इडियम्स लो और इन 20 में से कोई 10 को जो आपको लगा कि यार ये थोड़े से मेरे को डिफिकल्ट हैं, मैंने कम सुने हुए हैं, कम यूज़ किए हुए हैं, तो इन 10 को पिक कर लेता हूँ और इस वीक में इन नए 5 और यूज़ कर लूँगा। तो ये इस तरह से आप साइकिल बनाए रखो और छोटे-छोटे सिस्टम में स्टार्ट करो, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मैंने आज 50 सिखा दी तो बस अब ये 50 हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं आपके पास में 350 इडियम्स लेकर आऊँगी, ठीक है? और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ कि आपको वो सारी इडियम्स आती होंगी, है ना? मेरे को बहुत साल हो गए हैं इस एक फील्ड में, इसलिए मेरे को इडियम्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं वो कॉम्पिटिशन नहीं है, आपका खुद का स्टैंडर्ड, आपका कॉम्पिटिशन है, ठीक है? उसके बाद में लिसन एंड ऑब्जर्व। इडियम्स बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, स्पेशली अगर आप मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़ की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ, ओके? आप मूवीज़ देखते हैं, आप सिटकॉम्स देख रहे हैं, इंग्लिश जो प्रोग्राम आते हैं, ठीक है ना? क्योंकि सास भी कभी बहू की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अनुपमा की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था फ्रेंड्स का, है ना? उसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिनमें इंग्लिश यूज़ होती है और वहाँ पर जहाँ इंग्लिश यूज़ होती है वहाँ पर बहुत बड़ा चांस है कि कोई ना कोई इडियम आपको ज़रूर स्लिप इन होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है ना? तो वो इडियम्स आपको पकड़नी है, पर वो तभी पकड़ पाएंगे जब आप उनको अटेंशन देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इंग्लिश न्यूज़ चैनल उठा लेंगे, कुछ नहीं सीखोगे, पागल हो जाओगे। न्यूज़ तो ऐसी आती हैं आजकल, कोई चैनल काम का नहीं है, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। न्यूज़ चैनल्स को तो एक बार है ना थोड़ा तौबा-तौबा करके साइड में कर दो एक बार तो, ठीक है? तो इंग्लिश मूवीज़ वगैरह और बहुत डिसेंट सी, बहुत ही जो सिंपल इंग्लिश मूवीज़ होती हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। एमसीयू की इंग्लिश मूवीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। एक्वामैन देखोगे कि मेरे को एक्वामैन देख लूँ और मेरे को ईडीएम आ जाएँगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, ठीक है? तो ये आपको करना है, एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करो, इडियम्स लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो, बार-बार पढ़ो, हो जाएगा, ठीक है? ये आज फर्स्ट क्लास थी, इनका कुछ रिपीटेशन देखेंगे और कुछ न्यू इडियम्स अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके? थैंक यू।